मानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम रूस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लीज शेयर माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, रूस की क्रांति कब हुई, क्यों हुई, इसके कारण और परिणाम के बारे में हम देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सोशल साइंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूस की क्रांति के प्रमुख कारण में है रूसी क्रांति 1917 के पूर्व रूस की जनता में भारी असंतोष था, जिसके फलस्वरूप यह क्रांति हुई। इसके प्रमुख कारण थे व्यावसायिक क्रांति का प्रभाव। व्यावसायिक क्रांति के फलस्वरूप रूस में भी बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना हो चुकी। इसमें काम करने वाले हजारों श्रमिक गांवों कस्बों में आकर कारखानों के निकट नगरों में निवास करने लगे थे। नगर के आधुनिक वातावरण ने उनकी अज्ञानता का अंत कर दिया और वे राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगे थे। उन्होंने अपने क्लब बना लिए थे, जिनमें एकत्र होकर वे विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श और वाद विवाद किया करते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन क्लबों में कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए क्रांतिकारी नेता भी आने लगे। उनके विचारों में रूसी श्रमिकों ने रुचि भी लेना शुरू कर दी। इस समाजवादी प्रचार ने देश के श्रमिकों में जार-शाही के प्रति घोर असंतोष और घृणा उत्पन्न कर दी। रूस में जारों का शासन था, उनके प्रति जनता में रोष उत्पन्न हो गए। दूसरा है राजनीतिक चेतना का उदय। समाजवादी प्रचार के फलस्वरूप रूस में 1883 में रूसी समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना हुई। सन 1903 में यह दल दो दलों में बंट गया। पहला दल मॉन्सेविक और दूसरा बोल्शेविक दल कहलाया। यही दल 1903 ईस्वी में दो दलों में बंट गया। इम्पोर्टेंट है, आपका ये पूछेगा दोनों दलों के बारे में बताइए। तो मॉन्सेविक दल और बोल्शेविक दल क्या है, अति लघु के रूप में आ जाएगा। तो मॉन्सेविक दल आपका, जिसके प्रमुख नेता करेंसी थे। मॉन्सेविक दल के नेता ये वैधानिक तरीके से शासन सत्ता पलट कर देश में समाजवादी शासन स्थापित करना चाहते थे, नियम कानून के तहत। लेकिन बोल्शेविक दल, जिसका लेनिन था, लेनिन किस दल का नेता था? बोल्शेविक दल का लेनिन था। वो खूनी क्रांति के द्वारा जारशाही का समूल नाश करके देश में सर्वहारा की तानाशाही को कायम करना चाहता था। जैसे हमारे देश में गरम दल और नरम दल बटे थे, उस तरह वहां पे भी थे। किसानों की दीन दशा। अब आपको बोल्शेविक और मॉन्सेविक के बारे में पता चल गया होगा। किसानों की दीन दशा। 1861 में सामंतवादी प्रथा समाप्त होने पर भी किसानों की दशाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके छोटे छोटे खेत थे, जिन पर पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके करों का उन पर भारी बोझ था और वे सदा कर्ज में डूबे रहते थे। उन्हें दो समय का भोजन भी नहीं मिलता था। उनकी उपज का अधिकांश भाग सामंत और जार हड़प लेते थे। तो ऑलरेडी उनमें आएगी निराशा, तो हो ही जाएगी उनमें। श्रमिकों की दयनीय दशा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो गया। इसके बाद उनकी बड़ी तेजी से विकास हुआ। जारों की निरंकुशता। रूस के जार शासक बहुत अधिक निरंकुश थे। वे जनता पर अत्याचार करके उनका दमन करते रहते थे। निरंकुशता और अत्याचारों के कारण जनसाधारण के हृदय में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। 1905 ईस्वी की क्रांति के बाद भी जार अपनी दमनकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं कर सके। वे अपने गुप्तचरों की सहायता से जनता का मुंह बंद करने का प्रयास करते रहे। रूसी विचारकों का योगदान। जैसे फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का योगदान था, वैसे रूस में भी रूसी विचारक हुए, जिसमें कार्ल मार्क्स हुए, टॉलस्टॉय हुए, तुर्गनेव, दास्तोवेस्की आदि प्रमुख
विद्वानों ने अपने विचारों से लोगों को बहुत प्रभावित किया और किसानों और मजदूरों में जागृति लाने और संगठित होने की विचारधारा का प्रयास किया। जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता, ये आप डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अधिक हेडिंग नहीं डाल पाएंगे तो जार की निरंकुशता, जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता, ये सब आप लिख सकती हैं। रूस का अंतिम शासक, अंतिम जार वही निकोलस द्वितीय था। एलेक्स वह और उसकी पत्नी दोनों एलेक्स विलासी और बुद्धिहीन थे। उन्होंने अपने दरबार में पाखंडी लोग भरे थे। रासपुतीन नामक साधु का रानी पर इतना अधिक प्रभाव था तथा वह बहुत भ्रष्टाचारी भी था, किंतु राजा का विश्वास पात्र बना हुआ था। जार उसके परामर्श पर ही चलता था। रासपुतीन राजा को कठोरता और दमन से शासन करने की राय देता था। राजा की दमनकारी नीतियों के कारण जनता में असंतोष इतना बढ़ गया था कि वे क्रांति के लिए उतारू हो गए। सरकार और सेना में भ्रष्टाचार, जार द्वारा जितने भी नियुक्त उच्च अधिकारी थे वे सब अयोग्य, भ्रष्ट और विलासी थे। सैनिक भी भ्रष्ट थे और विलासी हो गए थे। जनता में विद्रोह की आग भड़कने पर ऐसी सरकार और सेना उसे दबा ना सके, क्योंकि दोनों भ्रष्ट थे। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, इसमें वे मित्र राष्ट्र की तरफ से था। इन दिनों इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक गुट में थे, जो धुरी राष्ट्र थे, और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जो मित्र राष्ट्र थे। रूस के पास इस युद्ध के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं थी, किंतु उसे विवश होकर उसे कूदना पड़ा। इस युद्ध में रूस को भारी हानि उठानी पड़ी और उसके 6 लाख सैनिक मारे गए और 20 लाख सैनिक बंदी बना लिए गए। इससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। जनता, सैनिक दोनों तत्कालिक रूसी शासक को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो गए। जापान से रूस की पराजय भी हुई थी 1904-5 में। रूस और जापान में युद्ध हुआ जिसमें जापान जैसे छोटे देश से भी रूस हार गया। इससे जनता को जारों की अयोग्यता का पता चल गया और उसके विरुद्ध हो गया। इसी समय अकाल भी पड़ा। 1916-17 में रूस में अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। देश में महामारी फैल गया। इसके अलावा जार जो दूसरी तरफ था, दावत करता था, देश के धन को पानी की तरह बहाता था। पूंजीपति किसानों और श्रमिकों का शोषण करने पे लगे हुए थे। अकाल ने तो और आग में घी का काम किया। इससे जनता में असंतोष और आक्रोश फैल गया। इस क्रांति के बाद लेनिन की अध्यक्षता में साम्यवादी सरकार ने देश की बागडोर संभाली और वही क्रांति का नेता भी हुआ। अब आपको रूस की क्रांति के कारण में पूछेगा तो मुख्य रूप से आप जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता, जारों की निरंकुशता, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का भाग लेना, जापान से रूस की पराजय और अकाल, कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग भी डाल कर लिख सकते हैं। अब रूस की क्रांति के क्या परिणाम हुए, उसका देश पर क्रांति के क्या परिणाम हुए और विदेश में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रूसी क्रांति के रूस पर प्रभाव। रूसी क्रांति के रूस पर निम्नलिखित प्रभाव थे। निरंकुश जारशाही का अंत। रूसी क्रांति की पहली उपलब्धि निरंकुश शासन की समाप्ति थी। इससे अभिजात वर्ग तथा चर्च की शक्ति को भी समाप्त कर दिया। प्रथम साम्राज्यवादी समाज का निर्माण हुआ। रूस में जार के साम्राज्य को एक नए राज्य सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्यों के संघ का रूप ले लिया। इस क्रांति के बाद सत्ता में आई नई सरकार ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को कार्य रूप से प्रेरित किया एवं नए राज्यों की नीतियों का उद्देश्य प्रत्येक देश से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को उसके काम के अनुसार मजदूरी दी जाए। आर्थिक नियोजन। नई सरकार के सामने पहला कार्य तकनीकी दृष्टि से एक उच्च अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। उसके लिए आर्थिक नियोजन की विधि अपनाई गई। 19वीं शताब्दी में यूरोप का आर्थिक विकास पूंजीपतियों की पहल का परिणाम था। परंतु सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना का औद्योगिकरण किया गया। इस योजना के अंतर्गत तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था के सभी साधन जुटाए गए।
और आर्थिक विकास का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समानता प्राप्त करना था। सामाजिक समानता की समाप्ति हो गई, सामाजिक असमानता की समाप्ति हो गई। क्रांति के फलस्वरूप संघ में एक नए प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ। निजी स्वामी और मुनाफे की भावना की समाप्ति से समाज में परस्पर विरोधी हितों वाले वर्गों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। इस प्रकार समाज में व्याप्त बड़ी असमानता का अंत हो गया। काम करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया और प्रत्येक व्यक्ति को काम देना समाज और राज्य का कर्तव्य हो गया। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में विकास हुआ। गैर रूसी जातियों को भी लाभ हुआ। अब विश्व पर प्रभाव देखते हैं। राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सबसे पहले 1917 की रूसी क्रांति ने अफ्रीका और एशिया के लोगों में जागृति पैदा की और ये लोग साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों के शोषण का शिकार हो रहे थे। रूसी क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना जागृत की, जिससे उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ कर दिया। समाजवाद का उदय। रूसी क्रांति ने यूरोप के अनेक देशों जैसे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, एशियाई देश चीन में समाजवाद की नींव डाली। वर्ग संग्रह का जन्म हुआ, एक नए समाज का जन्म हुआ और एक नया सामाजिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया। लोकतंत्र की नई परिभाषा हुई। रूसी क्रांति की सफलता ने लोकतंत्र की नई परिभाषा दी। पूंजीवादी देश भी यह सोचने पर विवश हुए कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए संपत्ति, जाति, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव अनुचित है। अंतर्राष्ट्र की भावना का प्रसार। रूसी क्रांति ने समाजवाद को जन्म दिया और समाजवाद प्रगति के लिए राष्ट्रों में आपसी सहयोग पर बल देता था। इस प्रकार रूसी क्रांति ने विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच आपसी भाईचारे और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। लोक कल्याणकारी भावनाओं और मानव अधिकारों के सिद्धांत। रूसी सरकार की देखा देखी विश्व की अनेक सरकारों ने भी लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा आदि प्रमुख थे। अब हम एक नया क्वेश्चन, रूस में खूनी रविवार की घटना क्यों हुई, इसका क्या परिणाम हुआ, या 1905 की घटना क्या है जिसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। इसे आप किस तरह लिखेंगे? जब किसी देश के शासन अधिकारी, पूंजीपति आदि उच्च वर्ग के लोग निरंकुश हो जाते हैं और गरीब तथा निरीह जनता पर कहर बरसाते हैं, तो क्रांति का जन्म होता है। रूस की क्रांति में भी ऐसे ही कुछ कारणों में से एक खूनी रविवार था। मैं आपको समझा दूं कि रूस में जो शासक था, जो जार था, जो पूंजीपति थे, जो उच्च वर्ग थे, वे इतने निरंकुश हो गए थे कि गरीब जनता पे वे हर तरह से गरीब जनता को प्रताड़ित करते थे। इसलिए वहां पे क्रांति की शुरुआत हुई। रूस में जारशाही निरंकुशता का बोलबाला था। जार सम्राट के अधिकारी जनसाधारण वर्ग पर भीषण अत्याचार किया करते थे। 1904-5 में रूस जापान जैसे छोटे देश से भी पराजित हो गया था। इन सभी बातों से क्षुब्ध होकर 22 जनवरी 1905 को अनेक श्रमिकों ने अपनी मांगें रखी और मांगें प्रस्तुत किए। मांग प्रस्तुत करने के लिए सभी श्रमिक सेंट पीटर्सबर्ग के दुर्ग में एकत्रित हो गए। उन्होंने जार के समक्ष अपनी मांगें रखी, लेकिन जार के आदेश से शाही सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। इसके फलस्वरूप निहत्थे श्रमिकों का खून बह गया। यह घटना रविवार को घटी थी, अतः रूस के इतिहास में इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह घटना भारत के अमृतसर नामक नगर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिलाती है, क्योंकि इस कांड में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाकर उनकी सामूहिक हत्या कर दी गई थी। 22 जनवरी 1905 का यह दिन रूसी इतिहास में लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से कुख्यात है।
इस घटना से सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। 22 जनवरी 1905 की घटना से सेना और नौसेना के एक भाग ने भी क्रांति कर दी, लेकिन शीघ्र ही इस क्रांति को दबा दिया गया। किंतु फिर भी यह क्रांति अंदर ही अंदर सुलगती रही, जो आगे चलकर 1917 में महान क्रांति के रूप में उभर कर सामने आई। 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति की जननी कहा जाता है। 1905 की घटना और 1917 की रूसी क्रांति का पूर्वाभ्यास थी। 7 मार्च 1917 को भूख, प्यास और सर्दी से कांपते हुए श्रमिकों की भीड़ ने पेट्रागॉड नगर में जुलूस निकाला। उस समय वहां के होटलों और रोटी वालों की दुकान पर गर्मा गर्म रोटियों से थाल भरे हुए थे। उन्होंने भूख से तड़पती जनता से यह सहन नहीं हो पाया उन्हें देखकर। उन्होंने गर्मा गर्म रोटियों की लूट मचा दी। उच्च अधिकारियों ने सेना को बुलाकर उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, परंतु सैनिकों ने भूखी नंगी जनता पर गोली नहीं चलाई। इस प्रकार सेना के अनुशासन भंग करने से रूस में उस क्रांति का प्रारंभ हुआ, जिससे जार, उसके संबंधी, बड़े बड़े पदाधिकारी और अमीर सामंतों का अंत हो गया। यह है खूनी रविवार। इसके आगे हम एक और क्वेश्चन आप देखिए, रूस की क्रांति में लेनिन का क्या योगदान था? लेनिन जो बाल्शेविक का नेता था। लेनिन 1817 से 1914 तक का वास्तविक नाम व्लादिमीर इलीच यूलियान था। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1895 ईस्वी में लेनिन रूस से बाहर चला गया और वहां से चोरी छिपे क्रांतिकारी साहित्य रूस में भेजने लगा। 1895 में चला गया, लेकिन वे रूस से उसको लगाव था, इसलिए उसने चोरी छिपे क्रांतिकारी साहित्य भेजता था। इस अपराध से पहले उसे 14 माह का कारावास मिला। फिर 3 वर्ष के लिए उसे साइबेरिया में भेज दिया गया। सन 1898 में लेनिन ने रूसी साम्राज्यवादी लोक प्रजातांत्रिक दल की स्थापना की। इसके बाद 20 वर्षों तक उसने यूरोप के विभिन्न देशों में निर्वासित जीवन व्यतीत किया और 1917 में वह वापस आया और केरेंस्की की सरकार को भंग कर अक्टूबर की क्रांति को सफल बनाया। सन 1924 में लेनिन रूस का निर्माता और भाग्य विधाता बन गया। उसने एक सक्रिय मार्क्सवादी और जन्मजात क्रांतिकारी के रूप में अमर ख्याति प्राप्त की। लेनिन ने रूसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रांति के पूर्व ही रूस के निरंकुश जार का पतन हो चुका था। रूस में केरेंस्की की सरकार जनता की मांग पूरी करने में असफल रह गई थी। ऐसे समय में लेनिन के नेतृत्व में बाल्शेविक पार्टी ने युद्ध को समाप्त करने और सारा सत्ता सोवियतों को सौंपने का नारा दिया। लेनिन ने यह घोषणा की कि गैर रूसी जनगणों को समान अधिकार दिए बिना सच्चा जनतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। यही रूसी क्रांति के वास्तविक उद्देश्य थे, जिन्हें लेनिन ने पूरा कर दिखाया। इसलिए रूसी क्रांति लेनिन के नाम से भी जानी जाती है। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक कारण तो आप उसी में से देख लेंगे। कुछ, रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में प्रारंभ हुई। इसके नायक लेनिन थे। रूसी क्रांति की किस विचारधारा से प्रभावित थी? रूसी क्रांति लेनिन की विचारधारा से प्रभावित थी। क्रांति के पूर्व रूस का समाज कितने भागों में बटा था? क्रांति से पूर्व रूस का समाज 3 भागों में बटा था। ड्यूमा क्या थी? रूस की संसद का नाम था। लेनिन कौन था? वो बाल्शेविक दल का नेता था। उसका संबंध रूसी क्रांति से था। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? निकोलस द्वितीय था। रूस के बाल्शेविक दल के सर्वप्रथम नेता कौन थे? लेनिन थे। उसका वास्तविक नाम क्या था? व्लादिमीर इलीच यूलियन। रूसी क्रांति को प्रभावित करने वालों के नाम बताइए। लेनिन, कार्ल मार्क्स, चाहे 2 ही पूछता है, अधिक नहीं पूछेगा आप लोग के। बौद्धिक क्रांति लाने वाले आप टॉल्स्टॉय और
दास्तोवेस्की लिख सकते हैं। फरवरी क्रांति का क्या अभिप्राय है? 7 मार्च 1917 की भीषण दुर्घटना ने रूस की क्रांति का विस्फोट कर दिया। इस क्रांति को फरवरी क्रांति कहा जाता है। इसी के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जो भी बच्चे 2026 में हाई स्कूल के एग्जाम में बैठने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। अच्छे से पढ़ो बच्चा।